हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएससी अड़ा पर। तो दोस्तों, जिसका इंतज़ार था हम लोगों का, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोगों का मॉडल पेपर आ चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास फिजिक्स मॉडल पेपर देखने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन से हम लोग को ये पता लग जाएगा कि हम लोग का अभी तक तैयारी कैसा है। दोस्तों, बता दें आपको कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया है सेम टू सेम वही फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, इस पैटर्न से आएगा। यानी हम लोग मॉडल पेपर से क्या समझेंगे, पैटर्न समझेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन कैसा आया है। सेम टू सेम कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, उस पैटर्न से क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सभी क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन का फिर देखेंगे मतलब कि आगे आने वाले एग्जाम में यानी फाइनल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग रटेंगे नहीं, आगे समझेंगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न पर आएगा। क्वेश्चन रटना नहीं है दोस्तों, पैटर्न को समझना है। और इस पैटर्न से हम लोग समझेंगे कि हमारा अभी तैयारी कैसा है, हमको अभी कितना तैयारी करना है, यानी कितना तैयारी करने की अभी ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। Q1 Q2 के बीच F12 बल लग रहा है और Q1 Q3 के बीच F13 बल लग रहा है। तो F12 और F13 का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक है यहाँ पर वर्ग और इसके 3 सिरा पर Q1 Q2 और Q3 आवेश है। बोला है Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल F12 है और Q1 और Q3 के बीच लगने वाला जो बल है F13 है। तो बोला है इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों समझेंगे हम लोग, ये वर्ग है यानी इसकी चारों भुजा क्या होगी, समान होगी। भुजा को हम R मान लेते हैं और इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण आप लोग जानते हो कितना होता है, √2R होता है। तो हम लोग कूलॉम के बल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो F12 यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, इसके पर कितना बल लगाएगा, तो Q1 Q2 बाई में R²। और अगर हम F13 की बात करते हैं, F13 यानी 1 जो है 3 पर कितना बल लगाएगा, तो होगा दोस्तों Q1 Q3 बाई R²। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा तीनों आवेश जो है समान है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दूरी अलग अलग है। यहाँ पर R दूरी है और यहाँ पर √2R दूरी है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये Q1 Q2 दोनों का अनुपात पूछा है ना, तो हम भाग दे देंगे। Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया दूरी की दोस्तों। तो दूरी जो होगा यहाँ पर होगा 1/R² होगा और यहाँ पर R जब कितना भरना है, √2R, तो यहाँ पर 1/√2R का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2R² होगा। यहाँ से 1/R² से 1/R² कैंसिल हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे जो भाग पड़ते हैं बटा पके, जैसे 1/1/1 जो नीचे वाला 4 को जब भी होता है तो नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो यहाँ बच गया 2, तो 2 कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, इसका आंसर आया 2। यानी बोल सकते हैं इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, 2:1। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 2:1। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन ये आया है, लेकिन क्वेश्चन ये तो आएगा नहीं 100%, लेकिन इस पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे क्या, कहेगा ना कि Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल F12 है और इन दोनों के बीच लगने वाला बल F23 है। तो बताइए F12 और F23 का अनुपात क्या होगा। ऐसा ही पैटर्न रहेगा, लेकिन पैटर्न तो सेम ही है ना, बस क्वेश्चन अलग हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, दोनों का R है, यानी समान बल लगेगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1:1 होगा। तो ऐसा ही हम लोग पैटर्न समझेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन कैसा आएगा, उस सारी चीज़ों को देखेंगे। बस केवल क्वेश्चन रटने से नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, एक उदासीन
धात्विक गोले से 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हटाए जाते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी हटाते हैं तो क्या होता है, प्लस वाला होता है। यानी जो त्याग करेगा वो प्लस और जो ग्रहण करेगा वो माइनस। यानी क्या किया है, निकाला जाता है, यानी प्लस आंसर होगा। प्लस में पहले देख लीजिए, भाई दोनों माइनस है, ये तो होगा नहीं, बच गया ये 16 और 32। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास एक फार्मूला होता है Q बराबर NE, जहाँ पर हमें N का मान तो दिया है कितना, 10 के पावर 14, और E का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। 10 के पावर कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना आएगा, 1.6, 10 के पावर माइनस 19 से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 के पावर माइनस 5 आएगा। ये तो ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, देख लीजिए। तो इसको हम आगे चेंज करेंगे, तो जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट को उधर करेंगे तो 16, और उसका पावर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी 16 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलम होगा। अब ध्यान दीजिए, 10 के पावर माइनस 6 को क्या कहते हैं, तो माइक्रो कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर जो होगा 16 माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं, सी नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 माइक्रो कूलम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण। पहले तो आप ये समझिए समविभव पृष्ठ होता क्या है। तो समविभव पृष्ठ नामे में है समविभव, यानी विभव इसमें क्या होगा, यानी एक ऐसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। और बोला है विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। आप ये समझिए कि कोई मान लीजिए ये सतह है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, समान है। और जब विभव का समान इसमें मान है तो इस पर किया गया कार्य भी क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। यानी इसमें जो W होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और W का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं FS cos थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे, FS उधर चल जाएगा तो ये भी 0 में ये भी 0 चल जाएगा। तो cos थीटा का मान कितना रखे कि 0 है, यानी इसमें थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री, यानी समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, Q आवेश से आवेशित R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर विभव क्या होगा। विभव बोला है दोस्तों, तो हम लोग को पता है विभव का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, यानी दूरी KQ/R। तो यहाँ पर बोला है R त्रिज्या गोलीय चालक के केंद्र से x दूरी पर, तो दूरी क्या दिया है, x, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, KQ/x। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान है। अब इससे आसान क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए जिसका इंतजार था वो क्वेश्चन आ ही गया। ये क्वेश्चन आज ही हम बताए हैं अपने दोस्तों को, जो कि मेरा दोस्त तैयारी करता है NDA में, और ये दोस्त मेरे पास व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा था, यही क्वेश्चन कि देख भाई ते तो फिजिक्स पढ़ेबे कर ली, इससे थोड़ा इस क्वेश्चन के बना के भेज, तो उसके पास हम भेजें। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा कण है। अल्फा कण सुनते ही आपके माइंड में ये बातें चल जानी चाहिए कि अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो बोला है कि एक अल्फा कण को 200 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पहले अल्फा कण था बिंदु A पर, अब चल गया बिंदु B पर, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी। अब यहाँ पहुँच गया तो इसके गतिज ऊर्जा मान लेते कि वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि हुआ है। तो अब फॉर्मूला देखिए, जो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगा डेल के ई बराबर जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। और स्थितिज ऊर्जा हम लोग को पता होगा, एक फार्मूला होता है V बराबर W/Q, यानी W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q इंटू V हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लगेगा Q इंटू V। और Q कितना दिया, अल्फा कण बोला है, अल्फा कण में न्यूट्रॉन पर तो आवेश शून्य होता है, तो बच गया प्रोटॉन। अब प्रोटॉन पर आवेश हमको पता है, कई गो प्रोटॉन है, 2 गो प्रोटॉन है। प्रोटॉन बोलिए चाहे इलेक्ट्रॉन बोलिए, दोनों पर आवेश क्या होता है, सेम होता है, बस अंतर होता है उसके प्रकृति का, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और प्रोटॉन प्लस होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वोल्ट कितना दिया है विभव दोस्तों, 200, कितना दिया, 200, यानी 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, बोला है
ऊर्जा का सही मात्रा जूल होता है। बीमा की बात की जाए तो ml² T−2 होता है। तो हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सी धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी, जबकि उसका विभव दिया है। एकदम आसान क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे ना बनेगा तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला जानते होंगे क्या होता है, 1/2CV² रहता है। लेकिन आपको मतलब कि आपको ये होनी चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को समझे कैसे होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ समाकलन कीजिए, C0 से भी सी भी को समाकलन कीजिए, तो सी भी के करेंगे ना तो सी तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो सी बाहर आ जाएगा, तो बच जाएगा भी। अभी का समाकलन कर देंगे। अभी का समाकलन क्या होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए, V²/2 हो जाएगा। तो V²/2 लिमिट क्या है दोस्तों, 0 से भी है। लिमिट क्या है, 0 से भी है। तो यहाँ पर हमें लिमिट भरने का तरीका क्या होता है, पहले ऊपर वाला माइनस का चिन्ह, नीचे वाला, तो पहले हम 1/2 बाहर निकाल देते हैं, और सी तो बाहर हिले है, तो पहले ऊपर वाला, तो ऊपर भी है तो V², नीचे 0 है तो 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/2CV²। ये दोस्तों ये तरीका है, फार्मूला कैसे आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/2CV²। ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास 7 नंबर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है दोस्तों। बोला है एन धारिता के एक समान गोलीय बूंद जिसका विभव भी है, वो अन्य मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। दोस्तों बोला है ना, छोटे 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 बहुत सारे बूंद है, और छोटे बूंद का विभव भी है, तो उन सभी को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाए, तो उन बड़ा बूंद का विभव क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पहले तो एक आता है धारिता वाला, एक आता है विभव वाला। छोटे 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 बहुत सारे बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। मान लीजिए छोटी बूंद की धारिता सी है, छोटी बूंद की धारिता मान लीजिए लिख देते हैं सी क्या है, छोटी बूंद की धारिता, यानी छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो जो बड़ी बूंद का जो धारिता होगा दोस्तों, बड़ी बूंद की धारिता वो क्या होगा, वो होता है, मान लो बड़ी बूंद की धारिता मान लेते हैं दोस्तों C डैश। तो C डैश जो होता है n⁻⁴ इंटू क्या होगा दोस्तों, छोटी बूंद की धारिता। ये बात रही धारिता की। हम आपको क्लास में हम पढ़ाए भी थे कि अगर धारिता वाला आए तो क्या होता है n⁻⁴ गुना छोटी बूंद की धारिता। हम उस टाइम बताए भी थे। तो हम भले ही हम ये पढ़ा रहे हैं, हम दोनों पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक पक्का आएगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, या सेंटर ऑफ एग्जाम में, या मॉडल पेपर के एग्जाम में, पक्का है। दोस्तों देखिए ये आ गया है। तो बोला है हमें तो धारिता बताया ना, धारिता होता है n⁻⁴, लेकिन विभव कहे तो क्या होता है n⁻² गुना छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव। तो हमारा आंसर जो होगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी v गुना n⁻²। अगर आपको धारिता कहे तो n⁻⁴ गुना छोटी बूंद का विभव धारिता, और विभव कहे तो n⁻² गुना छोटी बूंद का विभव। ठीक है ना दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र। दोस्तों ये समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे एग्जाम में 5 नंबर में आता है। हो सकता है हम ये बात मानते हैं 2025 के फाइनल एग्जाम में आए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का समीकरण प्राप्त करें, 5 नंबर में आता है। तो ध्यान दोस्तों, हम यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे। एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये प्लस 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 प्लस, और ये जो है माइनस माइनस, ये संधारित्र प्लेट है। बोला है इनका विद्युत क्षेत्र कितना है, 10⁵ वोल्ट पर मीटर। यहाँ ई का मान दिया है दोस्तों 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो बोला है यदि संधारित्र के प्लेट पर, प्रत्येक प्लेट पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो संधारित्र के प्लेट पर बल कितना लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें एक फार्मूला मालूम है, F = QE। अच्छा Q कितना दिया है, 1 माइक्रोकूलम। कितना दोस्तों, 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 कूलम। तो Q का तो मान है 10⁻⁻6, और E दिया है कितना 10⁻5। 10⁻5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1 10⁻⁻6 गुना 10⁻5 यानी 10 लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है ना।
अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोला है संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर, यहाँ पर 2 प्लेट है ना, हमें 1 प्लेट पर चाहिए, तो ये है पूरा दोनों प्लेट के लिए ना ई का मान है, हमें चाहिए प्रत्येक प्लेट पर, यानी 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 10 के पावर -6 में से 10 के पावर 5 घटाएंगे 10 के पावर -1 और बट्टा में 2, यानी जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा दोस्तों आएगा 0.05 न्यूटन, यानी प्रत्येक प्लेट पर बल कितना लगेगा 0.05 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। समझ में आया ना दोस्तों? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में एम आघूर्ण वाले धारापास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण दोस्तों, बल आघूर्ण क्या होता है, फॉर्मूला क्या है आपको पढ़ाए थे, एम क्रॉस बी, टाउ बराबर एम क्रॉस बी। ये है चुंबक में, ये है चुंबक में। अगर आपको पूछे विद्युत में तो क्या होता है, पी क्रॉस ई, विद्युत में पी क्रॉस ई होता है, फॉर्मूला है एम क्रॉस बी। टाउ बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एम क्रॉस बी, या बोल सकते हैं हम एम बी साइन थीटा। जहाँ भी आपको क्रॉस दिखे वहाँ क्या होता है, साइन होता है, जहाँ भी क्रॉस दिखे साइन होता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जहाँ भी साइन थीटा देखे वो सदिश राशि है, जहाँ भी साइन थीटा दिखे वो सदिश राशि होती है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन हमको यही बनता है कि बल आघूर्ण कौन सी राशि है, तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। अच्छा दोस्तों, बल आघूर्ण का फॉर्मूला एक और होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, तो बल गुना दूरी, बल गुना दूरी, यानी इसका ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं आप बताइए, आप कमेंट में जरूर बताइएगा न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं। हम ही बता देते हैं, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। और जूल की दोस्तों बीमा क्या होती है, तो बीमा की बात की जाए तो ml² T−2 होता है। समझ में आया ना दोस्तों? तो इस हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 10 नंबर। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोला है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2π × √I/mb। यहाँ पर बोला है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से, चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ B, यानी यहाँ पर रिलेशन निकल रहा है T समानुपाती 1/b। बोला है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से, बोला है ना, घटने से ना बोल रहा है, हाँ घटने से, यानी हॉय जब घटेगा तो ये वाला क्या होगा बढ़ेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र घटने से आवर्तकाल क्या होता है बढ़ जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इस फार्मूला को याद कीजिएगा क्या होगा। अगर ये मान लीजिए कहेगा कि ये जो द्विध्रुव क्या होगा, तो वो भी ऐसा ही है कंडीशन। क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके फाइनल एग्जाम में, इसी पैटर्न से आएगा, इसी में से अंदर से कोनो निकाल देगा, इसी से संबंधित। तो आपको समझना पड़ेगा, आपके अंदर की बातों को जानना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घर में होता है। तो पौधा घर में किसका होता है, औरक्त किरणों का होता है। जिसमें मान लो कोई ठंडे फसल है, अभी ठंडा है, तो उसको गर्मी के लिए क्या करते हैं, औरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। आप जानते होंगे एक्स रे का किरण क्या है, एक्स रे का उपयोग क्या है, तो एक्स रे का उपयोग है हम लोग का, जैसे मान लो सर्जरी में हम लोग का हाथ पैर टूट जाता है तो क्या करते हैं, जाके एक्सरे करवाते हैं, या छाती में दर्द होता है तो जाके, मतलब कि सर्जरी में चिकित्सक में एक्सरे का प्रयोग होता है। गामा, आप तो जानते होंगे गामा की भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और आवृत्ति की बात की जाए तो आवृत्ति भी ज़्यादा होती है। पराबैंगनी किरण आपको जानते होंगे, प्रकाश से आती है पराबैंगनी किरणें, जो कि हम लोग को ओजोन परत क्या करती है, कुछ रोक कर रखती है। तो ध्यान दे देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है करे कि किसी विद्युत चुंबक तरंग की सदिश ई का एक्स अक्ष का अनुदिश तथा एच वेक्टर में जेड अक्ष का अनुदिश है, तो उस तरंग की गति दिशा क्या होगी। ध्यान दे दोस्तों, कितना भी क्वेश्चन को लंबा कर दे, आप एक ध्यान दीजिएगा, ये एक्स अक्ष बोला है ना, ये वाई अक्ष जेड अक्ष बोला है। 3 गो अक्ष होता है ना, एक्स वाई जेड, इन तीनों में से 2 को कोई भी दे दे, 2 को दे दे तो जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बोला है एक्स अक्ष बोला है, जेड अक्ष बोला है, तो कौन बच गया, वाई अक्ष, यानी हमारा आंसर जो होगा बी होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पर ज़्यादा हम समय नहीं देंगे,
आप लोग भी एग्जाम में ज़्यादा इस पर समय मत दीजिएगा, हाँ लिखने में समय दीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बस ध्यान मारिए। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे का हमारा क्वेश्चन है बेतार तार संचारी का आविष्कार कौन किया था? बेतार तार संचार जो था कौन किया था? जी मार्कोनी। कहाँ है मार्कोनी? यही है जो कि रेडियो का भी खोज किया था, आपको याद होनी पड़ेगी। मतलब कि कौन किया था? मार्कोनी। कौन किया था? मार्कोनी क्या किया था? रेडियो का किया था और बेतार तार संचार का भी खोज किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो इस मुड़ने को क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है हमारा, मान लीजिए ऊपर का है ये विरल माध्यम, ये क्या है? विरल, और ये है सघन। ये अलग माध्यम है, ये अलग माध्यम है। तो बोला है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे मान लो ये जा रहा है और ये विरल है, ये सघन है, तो जनरली है मुड़ेगी इधर, जाना चाहिए तो इसको इधर, लेकिन मुड़ गई इधर, तो मुड़ गई ना, तो इस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। इस मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि अपवर्तन का कौन कौन और उदाहरण हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन का उदाहरण क्या है। तो पहला हम उदाहरण आपको बता सकते हैं, जैसे कि कांच की छड़ जो होती है जल में टेढ़ा प्रतीत होना, कुआं की गहराई कम प्रतीत होना, या जल में सिक्का का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तारों का टिमटिमाना, ये सारे जो एग्जाम्पल है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। आपको इस क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। कौन कौन सा बताएं? जल में सिक्के का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, जल में कांच की छड़ को टेढ़ा दिखाई देना, और उदाहरण हो सकता है जिसे अभी बताएं, जिसे जल में मछली का ऊपर उठा प्रतीत होना, ऊपर जल मछली भी बोल सकते हैं, सिक्का भी बोल सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आते रहते हैं आपके 12th क्लास के एग्जाम में भी और कंपटीशन के एग्जाम में भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है किस कारण हवा का बुलबुला पानी में चमकता हुआ नजर आता है? तो पानी में चमकता हुआ नजर आता है किसके कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी जो हवा का जो बुलबुला होता है वो पानी में चमकता नजर आता है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का और उदाहरण हो सकता है जैसे मृग मरीचिका, और हो सकता है ऑप्टिकल फाइबर। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मृग मरीचिका भी जो तो बनता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और ऑप्टिकल फाइबर जो है यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी एग्जाम्पलों को आप याद रखिएगा, हो सकता है इसी में से टपक जाए एग्जाम में। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों न्यूमेरिकल। बोला है एक उभयोतल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और इसकी फोकस दूरी का मान क्या होगा? फोकस दूरी का मान पूछ रहा है यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको याद होगा लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ म्यू क्या है? तो लेंस का अपवर्तनांक है। तो लेंस का अपवर्तनांक है 1.5 माइनस 1/1 वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर माइनस 1/r2 भी उतना ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। आपको यहाँ नोट में ध्यान देना पड़ेगा कि R2 जो होगा हमेशा नेगेटिव ही होगा। R2 जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ करेंगे कैलकुलेशन, 1.5 में से 1 घटाएंगे 0.5, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/20, यानी ये 1/f है ना, इसको भी साथ साथ लेके चलते हैं, यानी 1/a बराबर, यानी 0.5 गुना 2/20 है, कैंसिल हो जाएगा, 2×20, यानी आएगा यहाँ पर, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 गुना 1/10, तो कितना होगा? यानी 1 में कितना होगा? 5/100, कटा देंगे इसको, 20×5 100, तो a बराबर आया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। आपको इस फार्मूला को ध्यान देना है, फार्मूला याद रहे, क्वेश्चन कैसे भी आए हम बना लेंगे, बस फार्मूला याद रखिएगा। लेंस मेकर फार्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2।
अब ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो है जो लाइट का जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का आता है। हो सकता है, ये हमारी संभावना है, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है आपको 2025 के एग्जाम में आ जाए। फाइनल एग्जाम की बात करें, जो फाइनल एग्जाम में पक्का आ जाए, लेंस में अगर फार्मूला को आप सिद्ध करें, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। आगे का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ से बना है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो इस लेंस को यदि पानी में डाल दिया जाए तो किसके समान व्यवहार करेगी? अगर इसको पानी में डाल देंगे तो किसके समान व्यवहार करेगी? आपको दोस्तों यहाँ पर हम 3 को नोट बताते हैं, इन तीनों नोट को ध्यान दीजिएगा। तीनों नोट, कोई भी क्वेश्चन है आप उड़ा दीजिएगा। हमारा पहला नोट है, यदि लेंस का अपवर्तनांक, यदि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए माध्यम के अपवर्तनांक से, यदि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए माध्यम के अपवर्तनांक से, तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन, यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये ठीक ना है, हम ले लेते हैं दूसरा कलर। यहाँ पर नो चेंज होगा, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए माध्यम से तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट ध्यान देना है, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है, अगर माध्यम का ज़्यादा हो जाए, अगर माध्यम का ज़्यादा हो जाए, माध्यम का ज़्यादा हो जाए लेंस से, अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में नेचर जो है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और तीसरा हमारा नोट है, हमारा जो तीसरा नोट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो तीसरा नोट है ये है कि अगर लेंस का अपवर्तनांक बराबर हो जाए माध्यम के अपवर्तनांक से, अगर लेंस का अपवर्तनांक बराबर हो जाए माध्यम के अपवर्तनांक से, तो यहाँ पर जो है फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। फोकस दूरी अनंत हो जाती है। इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर लेंस की अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए माध्यम से तो उस स्थिति में नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर माध्यम ज़्यादा हो जाए लेंस के अपवर्तनांक से, अगर माध्यम का अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक से ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में नेचर चेंज हो जाता है। और अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से बराबर हो जाए तो उस स्थिति में फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोला है इसका अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, इसको पानी में डाला गया है, यानी हमारे पास क्या है? पानी माध्यम है। तो यानी पानी, ये लेंस का 1.5, अब जल का कितना होता है? 1.3 होता है, शायद 1.33 होता है, 1.33। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ लेंस है तो लेंस का तो ज़्यादा है, 1.5 है, पानी का कितना? 1.33 है। तो यानी ज़्यादा है, तो लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो कोई परिवर्तन ना, यानी जो लेंस रहेगा वही लेंस होगा। उत्तल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस रहेगा। तो देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर उत्तल लेंस होगा। तो उत्तल लेंस तो है नहीं, आपको ये और समझना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, 12 में भी हम आप लोग को बताए हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। यानी अवतल लेंस को अपसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किरणों को फैलाता है, और उत्तल को अभिसारी इसलिए कहते हैं ये किरणों का करता है? सिकोड़ता है। तो हमारा उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा अभिसारी लेंस, यानी लेंस मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा है माध्यम के अपवर्तनांक से। फिर हम लास्ट बार बोल रहे हैं, आप इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। अगर लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए माध्यम से तो उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर दूसरा कंसेप्ट है, अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा हो जाए लेंस से तो उस स्थिति में नेचर चेंज हो जाता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस में और अवतल लेंस उत्तल लेंस में। और तीसरा हमारा कंसेप्ट है, अगर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर कि 3 लेंस जिनकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है,
एक दूसरे से सटे हैं तो इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको फार्मूला पढ़ाए हैं, फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, फार्मूला पढ़ाए हैं 1/p बराबर 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3। तो ध्यान देना दोस्तों। अच्छा एक मिनट इस फार्मूला को छोड़ देते हैं, ये वाला फार्मूला, ये शक्ति हो गया ना, ये फार्मूला गलत है दोस्तों। फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो ध्यान दीजिए दोस्तों 1/f1 का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है माइनस में है तो माइनस लेंगे, 1/f2 का मान 30 और प्लस 1/60। ये 20 30 60 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 60 आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो 3 और 1 4 और 4 में से 2 घटाएंगे यानी 2, यानी 2/60 यानी 1/30 यानी 1/f जो आया दोस्तों 1/30 आया, यानी f जो आया कितना आया 30 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो फोकस दूरी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपको फार्मूला याद होनी चाहिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इसी फार्मूला से और बनाया गया 1/f को क्या कहते हैं p कहते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस p3। अगर आपको शक्ति दे दे तो शक्ति भी आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किसी दूरदर्शक के अभिदर्शक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है तो दूरदर्शक की आवर्धन क्या होता है। हम दोस्तों आप जब पढ़ रहे हम लोग लाइट पढ़ रहे थे, लाइट चैप्टर, तो वहाँ पर हम लोग पढ़े थे जो आवर्धन एम बराबर क्या होता है दोस्तों एफओ बटा में एफ ही होता है। एफओ क्या है तो ये है वस्तु लेंस की फोकस दूरी और एफ ही जो है हमारा नेत्रिका की फोकस दूरी है। तो वस्तु लेंस का फोकस कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है और नेत्रिका का 2 दिया है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे 2 दहा 20 यानी हमारा जो एम होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अब फार्मूला जरूर याद रखिएगा, एम बराबर क्या होता है एफओ बटा में एफ ही। एफ का है एफओ क्या है तो यहाँ पर है वस्तु लेंस की फोकस दूरी और एफ ही क्या है तो नेत्रिका की फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, निकट दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप इस क्वेश्चन को हो सकता है, ये मेरा मानना है और भले आप मानिए चाहे मत मानिए, हो सकता है कि आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाए एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है निकट दृष्टि दोष में आंखें साफ साफ देखती है कहाँ की वस्तु को, कहाँ की वस्तु को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो होता है ना निकट की वस्तु को देखता है। ऐसा मत समझिएगा ना कि निकट की दोष है तो निकट के नहीं दिखाई देता होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और निकट की बात की जाए तो इसमें जो होता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस हम लोग प्रयोग करते हैं निकट में, अवतल लेंस। बात की जाए दूर दृष्टि दोष में हम लोग जानेंगे। दूर दृष्टि दोष में दोस्तों हम लोग 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा कॉल आ गया है। ठीक है दोस्तों, आते हैं यहाँ पर। दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है जबकि निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक और दोष होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष, जारा दृष्टि दोष में क्या होता है, न निकट की वस्तु दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो लो अब तो कोनो काम के आदमी ना रह गए, ना निकट के दिखाई देगा ना दूर के। दोस्तों वैसा भी होगा, एक चश्मा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग बाईफोकल लेंस। जनरली ये जो होता है बूढ़े लोगों में होता है, बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। ना निकट मतलब होता है ना, बूढ़े हो जाते हैं तो ना निकट के दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। आराम से जहाँ बैठे रहेंगे, जैसे आपके दादाजी होंगे, आपके नाना जी होंगे, बस जहाँ बैठे होंगे बस वही से उनको, बस चाहे आप उनको जो चश्मा यूज करते हैं ना वो बाईफोकल को बोल सकते हैं द्विफोकस ही, यानी उसमें 2 फोकस होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है उसमें 2 लेंस होता है, बाईफोकल लेंस में 2 लेंस होता है। एक नीचे की ओर, जिससे कि मतलब ये लेंस है ना, तो एक नीचे की ओर होता है और एक ऊपर की ओर होता है। नीचे वाला जो होता है उत्तल लेंस होता है और जो ऊपर वाला होता है वो अवतल लेंस होता है।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नीचे वाला जो होता है उत्तल लेंस होता है और ऊपर वाला अवतल लेंस होता है। दोस्तों एक और दोस्त हम लोग पढ़ते हैं, एक और दोस्त है क्या है दोस्तों, तो जिसको बोलते हैं अबिंदुकता। हमारे पास 4 गो दोष है आँख से संबंधित। अबिंदुकता में क्या होता है कि ये अबिंदुकता जो होता है ना, ये कॉर्निया की वक्रता में अनियमितता के कारण होता है। यानी इधर उधर कॉर्निया का मतलब जो होता है ना आगे पीछे हो जाना, तो कॉर्निया के आगे पीछे अबिंदुकता ये जो होता है ना किसी व्यक्ति की उम्र में हो सकता है, छोटे बच्चों को भी हो सकता है या बूढ़े लोगों का भी हो सकता है। तो अबिंदुकता में क्या होता है, इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस, तो इसको करते हैं बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप एक क्वेश्चन ना पढ़े, हो सकता है ये बना है ना क्वेश्चन इसमें से एक आ जाए आपके फाइनल एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। अब लोग आते हैं, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला क्या है, निकट दृष्टि दोष वाली साफ साफ देख सकती हैं निकट की वस्तु को, एकदम आसान है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। हम लोग 10th क्लास में पढ़ गए हैं, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब किसी के माइंड में चलेगा, भले हम लोग पढ़ते हैं उल्टा बनता है तो हम लोग को सीधा कैसे दिखाई देता है। अरे भाई उल्टा ही बनता है। हम लोग मस्ती क्या करता है ना, उसको सीधा देखने का आभास करवाता है, हम लोग सीधा देख लेते हैं। वास्तव में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है। आप समझ गए ना, यानी वास्तविक और उल्टा होता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है कि एक प्रिज्म में से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश न्यूनतम विचलित अवयव कौन होगा, न्यूनतम कौन विचलित होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आइए ना एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, VIBGYOR, आपको याद होगा VIBGYOR, VIBGYOR। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 400 नैनोमीटर और इधर वाले का तरंगदैर्घ्य 800 नैनोमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, इधर का आवृत्ति ज़्यादा होता है, आवृत्ति ज़्यादा होता है और इधर आवृत्ति क्या होता है, कम होता है। यानी ये जो कलर है, ये कलर है VIBGYOR बेंजानी पिनाला जिसको बोलते हैं। इधर का आवृत्ति ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा होते फिर कम होते एकदम अंतिम में आके कम हो जाता है। बात की जाए तरंगदैर्घ्य की, तो इधर का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना कम होता है और इधर तरंगदैर्घ्य आकर एकदम बढ़ जाता है। इधर तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और बात विचलन एक आया है, जो क्वेश्चन आया है विचलन, तो इसमें क्या होता है ना, विचलन जो होता है अधिकतम होता है और इधर विचलन क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। यानी जो रेड कलर है उसका क्या होगा, विचलन सबसे कम होगा। आपको जानते भी होंगे कि जो रेड कलर होता है ना बहुत दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए जो होता है ना हर जगह जहाँ पर दिखाना होता है हम लोग को लाइट, वहाँ पर जैसे सिग्नल होता है, सिग्नल रोड पर सिग्नल या रेलवे लाइन पर सिग्नल जो होता है वहाँ पर सिग्नल रेड कलर दिखाया जाता है, इसलिए कि वो ज़्यादा दूर तक जाए। तो यहाँ पर ये विचलन कम होता है, एकदम मतलब दूर तक जाता है, यानी फैलता नहीं है, ढेर ज़्यादा विचलित नहीं होता है। तो ज़्यादा विचलन बोला है कि न्यूनतम, बोला है न्यूनतम विचलन। तो न्यूनतम विचलन किस में होगा दोस्तों, तो ये होगा रेड कलर में। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। आप इस सारा कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, इधर का आवृत्ति ज़्यादा होता है और इधर का आवृत्ति कम होता है। इधर जो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और इधर का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। हम लोग जानते हैं ना रेड कलर का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है हम लोग सिग्नल में करते हैं, यानी ज़्यादा दूरी तक इसका लाइट जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे का हमारा क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को तो देख लिए ना, क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला है प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश के वर्षा के बूंद में। मतलब कि पहले ये जानिए इंद्रधनुष दो प्रकार के, एक प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी इंद्रधनुष और दूसरा सेकेंडरी जिसको द्वितीयक बोलते हैं। जो हमारा जैसे मान लीजिए जल का बूंद है, तो बोला है ना इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है, कैसे बनता है, तो जब इसमें आता है लाइट तो बूंद के अंदर घुसा, बाहर का माध्यम अलग था, बूंद का माध्यम अलग है।
तो यहाँ पर जैसे आया, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु ए है, जैसे इसको पार किया तो यहाँ पर अपवर्तन हुआ, तो अपवर्तन हुआ यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आया और जैसे यहाँ से यहाँ आया तो ये मान लीजिए ये बिंदु बी है, अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट, यहाँ जो है अपवर्तन हुआ और जो अंदर अंदर हुआ ये क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, यानी टोटल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शायद हमें इंग्लिश तो याद ना पड़ा है, TIR, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हुआ और एक बार फिर बाहर निकलेगा तो क्या हुआ, यहाँ फिर बिंदु सी पर अपवर्तन हुआ। यानी जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है वो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन आया द्वितीयक इंद्रधनुष से, बोले ना ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन पूछे द्वितीयक इंद्रधनुष, क्या थी, द्वितीयक इंद्रधनुष में कई बार होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा जल का बूंद, ये एक बार आया बाहर बिंदु ए पर, यहाँ का हुआ अपवर्तन, यहाँ का हुआ अपवर्तन और अंदर आया तो अब यहाँ मान लो अंदर बी पर आया तो यहाँ से एक बार आया यहाँ, तो यहाँ आया तो क्या हुआ, TIR हुआ, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हुआ। फिर एक बार यहाँ आया यानी फिर एक बार TIR हुआ, यानी 2 बार TIR, और एक बार बाहर निकलेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होनी चाहिए, और द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। बोला है प्रकाश तरंग के गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है। प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन होता है, हम लोग देखते तो हम लोग पढ़े E बराबर एच न्यू, या इसी को और बोल सकते हैं E बराबर HC बाई लेमडा। यानी हम लोग न्यू के जगह पर क्या लिखते हैं, C बाई लेमडा है, जहाँ न्यू क्या है तो आवृत्ति है, लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। यानी प्रकाश के रंग का कारण क्या है, अलग अलग रंगों का कारण क्या है, आवृत्ति का, या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में तरंगदैर्घ्य है तो तरंगदैर्घ्य को टिक कीजिएगा, अगर ऑप्शन में तरंगदैर्घ्य न हो, आवृत्ति हो, तो आप आवृत्ति को टिक कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ और मुख्य बात जान लीजिए कि अगर इसको मतलब मुख्य रूप से आंसर देखा जाए तो हम आवृत्ति ही बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी प्रकाश के अलग अलग रंगों का कारण क्या है, आवृत्ति है। ठीक है ना दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, अज्ञात आकार वाले एक सुदूर स्थित स्रोतों से आने वाला प्रकाश का तरंगाग्र, जो हम पढ़ाए थे लाइट चैप्टर में, तरंगाग्र लगभग कैसा होता है, तो जो होता है दोस्तों वो समतल होता है, बहुत दूर से आता है, तो इसलिए हम लोग क्या होता है, समतल दिखाई देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समतल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर क्वेश्चन है। बोला है 2 स्रोतों को कला संबंध होने के लिए, ध्यान दीजिए, कला संबंध होने के लिए क्या है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, कला संबंध होने के लिए आवृत्ति और कलांतर नियत होनी चाहिए। क्या क्या चीज़, आवृत्ति और कलांतर नियत होनी चाहिए। 2 स्रोतों को कला संबंध होने के लिए एक आवृत्ति और एक कलांतर नियत होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कलांतर में बराबर परिवर्तन हो रहा है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। आगे है कलांतर नियत है, हाँ ये हो सकता है। अगला ऑप्शन क्या है, कलांतर में आवर्ती परिवर्तन होता है, नहीं ये नहीं होगा। और तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, कलांतर नियत होता है। यानी 2 स्रोतों को कला संबंध होने के लिए आवृत्ति और कलांतर नियत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों, तो देखिएगा, बोला है
रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच कलांतर होनी चाहिए। रचनात्मक व्यक्तीकरण, आप ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक व्यक्तीकरण को ही बोलते हैं समपोषी व्यक्तीकरण। आप लोग जानते होंगे व्यक्तीकरण के दो प्रकार, एक समपोषी व्यक्तीकरण और एक विनाशी व्यक्तीकरण। तो समपोषी व्यक्तीकरण पूछ रहा है यानी रचनात्मक व्यक्तीकरण पूछ रहा है। तो समपोषी व्यक्तीकरण में क्या होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। उसका ग्राफ इस तरीके का होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आया, मतलब ना दो गो होंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। मतलब देखिए इन दोनों के बीच जो होगा ना ये वाला, मतलब दोनों सेम होगा। तो मतलब ना रचनात्मक व्यक्तीकरण में यानी समपोषी व्यक्तीकरण में क्या होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। और जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो क्या होगा, दोनों के बीच का जो कलांतर होगा वो क्या होगा, हमारा शून्य हो जाएगा। जिसे मान लीजिए हम लोग दोनों दो व्यक्ति हैं, हम लोग दोनों आदमी साथ साथ जा रहे हैं, हम लोग के बीच का दूरी क्या होगा, शून्य होगा, यानी कलांतर क्या होगा, शून्य होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रिंज की चौड़ाई दूरी है। ध्यान दीजिएगा, लाइट का सबसे अंतिम क्वेश्चन हम बताए थे आपको, लाइट का सबसे अंतिम क्वेश्चन बताए थे फ्रिंज की चौड़ाई वाला, जो आया था याद कीजिए, क्या आया था, बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी, बीटा बराबर डी लेमडा बाई डी आया था। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी महत्वपूर्ण है, आता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये भी हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में पक्का है। तो ध्यान दीजिएगा, बोला है फ्रिंज की चौड़ाई दूरी कैसी है। पहला है केवल दो काली फ्रिंजों के बीच की दूरी, ऐसा तो ना है, काली फ्रिंज की होता है केवल दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, दोनों होता है, लेकिन बात है क्रमवर्ती होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। देखते तीसरा ऑप्शन यही है, किन्हीं दो क्रमागत काली या चमकीली फ्रिंजों की बीच की दूरी होती है। जो हमारा क्या है, जो फ्रिंज की जो चौड़ाई होता है वो क्या होता है, क्रमवर्ती काली और चमकीली फ्रिंजों की बीच की दूरी होती है, मतलब यही होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी सीधा सी बात आपको याद कर, क्रमवर्ती लगातार होनी चाहिए। जो फ्रिंज की जो दूरी होती है, चौड़ाई होती है, वो लगातार होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यंग के द्विलिष्ट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तीकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच क्या है, पथांतर का मान 9 ही होता है। ध्यान दीजिएगा, रचनात्मक बोले तो समपोषी व्यक्तीकरण, और समपोषी में क्या होता है, सम वाला 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ऐसे जो सम वाला, और उसमें क्या होता है विनाशी व्यक्तीकरण में, ये क्या है समपोषी, और विनाशी व्यक्तीकरण में क्या होता है, यानी समपोषी मतलब कि सम वाला, समपोषी बोले तो सम वाला, और एक होता है विनाशी व्यक्तीकरण, क्या होता है, एक होता है विनाशी व्यक्तीकरण, इसमें क्या होता है विषम वाला होता है। तो बोला है कौन इसमें से रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए पथांतर का ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या होता है 2n + 1 इंटू लेमडा बाई 2 होता है, ये है विनाशी व्यक्तीकरण के। लेकिन क्वेश्चन बोला है समपोषी व्यक्तीकरण के लिए, तो ये तो n लेमडा सम होगा, हाँ ये भी सम है, यानी ये भी ऑप्शन होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, मतलब कि समपोषी व्यक्तीकरण में सम वाला होगा और विनाशी व्यक्तीकरण में विषम वाला होगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ ऑप्शन दिया है, ये भी जो है सम है, लेकिन ये जो है लेमडा बाई 2 है, यानी हमारा यही ऑप्शन होगा। ये जो है किसका वाला है, तो विनाशी व्यक्तीकरण वाला है। समपोषी व्यक्तीकरण वाला सम वाला होता है और विनाशी व्यक्तीकरण वाला विषम वाला होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेस्नेल दूरी ZF का मान होता है जहां ए प्रकाश की किरण की चौड़ाई और लेमडा क्या है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, ZF बाई ए जो होता है ए बाई लेमडा के बराबर होता है, यानी ZF जो होता है A² बाई लेमडा के बराबर होता है। ये ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, यानी ZF बराबर A² बटा में लेमडा होता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किरचॉफ का नियम निम्न में से किस नियम का पालन करता है। ला ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई, किरचॉफ का कौन सा नियम, किरचॉफ 2 गो नियम दिए थे। अच्छा, किरचॉफ का नियम क्या है, जो धारा एवं विभवांतर में बंटवारे के संबंध में बताता है, उसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का नियम 2 है,
नियम क्या होता है, एक नियम जो होता है बता देता है ऐसे ही, का लिखे समय बर्बाद होगा, आप ऐसे समझिए। आने वाली धारा जो होती है जाने वाली धारा के बराबर होती है, यानी इस पे बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अच्छा, और बता सकते हैं इसको, किरचॉफ के प्रथम नियम को बिंदु नियम या संधि नियम कह सकते हैं, और किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। और बता दें आपको, किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो होता है परिपथ के किसी प्रखंड में जो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, उन सभी गुणनफलों का योग जो होता है ना, परिपथ के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये हमारा दूसरा नियम है, और दूसरा नियम को बंद पास नियम या लूप नियम कहा जाता है। किरचॉफ के दूसरा नियम को, ये दोस्तों हो सकता है सारा एग्जाम में आए ऑब्जेक्टिव के रूप में, दूसरा नियम को बंद पास नियम या लूप का भी नियम कहते हैं, और जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें तो बोला है ना है कौन सा नियम प्रथम नियम का दूसरा नियम। अच्छा एक मिनट, हम लोग अब ये देखते हैं पॉइंट रूल। पॉइंट रूल का मतलब है पहला नियम, यानी पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत, तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर आपको कभी ना समझ में आए ऑप्शन तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि हिंदी के टाइपिंग में थोड़ा गलत हो, इंग्लिश का टाइपिंग अच्छा हो। देखिए यहाँ पर बोला है पॉइंट रूल यानी पहला नियम, तो जो किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला है विद्युत परिपथ के किसी प्रखंड में सभी धाराओं का बीजगणितीय हो। अभी बताए हैं ना, यही होता है। कॉन्सेप्ट बता दिए ना, अब कॉन्सेप्ट से आगे बढ़िए। बोला है, अच्छा ये कौन सा नियम बताए हैं, अभी बताए हैं पहला नियम है कि जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किस में, तो इसको प्रतिरोध मापने में आता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीट स्टोन ब्रिज क्या सिद्ध करना था, पी बटा क्यू बराबर आर बटा में एस होता है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं, ये 5 नंबर में आता है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी है कि हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए, संतुलन की स्थिति में उसका समीकरण प्राप्त करें तो क्या होता है, पी बटा क्यू बराबर आर बटा में एस होता है। याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है एक तार में, क्या बोला है, एक तार में 1 माइक्रोकूलम एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19, तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे पास दो फार्मूला होता है, Q बराबर NE और एक Q बराबर IT। अगर दोनों फार्मूला को हम मिलाए तो हमारा बनता है N बराबर IT बटा में E, N बराबर IT बटा में E बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है ना। अच्छा, धारा कितना दिया है, 1 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻6, और टी का मान कितना दिया है, प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड गुना 1, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 10⁻⁻19 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻+19 हो जाएगा, और 10⁻⁻19 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 10⁻13 होगा, 10⁻13 होगा। तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा 10⁻13 होगा। देखिए यहाँ पर 19 वाला तो होगा ना, गलत है, ये भी 19 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, हमारा एक एक ऑप्शन है। तो आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन मत कीजिए, ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए कि क्या क्या ऑप्शन है। आप बस देख के मार भी सकते हैं। अब बताइए, इसमें कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, 10⁻19 -19 +19, सीधे डायरेक्ट मतलब कि आप इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.625 × 10⁻13 आ जाएगा आपका आंसर। तो हमारा ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो किसका होता है, याद होगा आपको, नाइक्रोम का होता है। क्या होता है, नाइक्रोम होता है। आप ये भी ध्यान दीजिए, नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ये बार बार आता है कंपटीशन में, तो कहना ही नहीं है, कितना बार आ चुका है, हर एग्जाम में आता है कि नाइक्रोम किसका बना होता है, किसका, तो निकेल और क्रोमियम का। ठीक है दोस्तों, एक पीतल को भी बता देते हैं, पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का बना होता है, तांबा और जस्ता का। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं, बोला है
क्वेश्चन बोला है आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल भी से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप याद कीजिए, आपके क्लास में हम बताए थे, ये वाला थ्योरी में दिए थे आपको इस फार्मूला। ध्यान दीजिए, हम अच्छा डायरेक्ट देखिए ना, एम बराबर फार्मूला क्या होता है, आई इंटू ए होता है। एम बराबर आई बटा में ए, तो एम बराबर आई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई भी, और बटा में ई भी, बटा में क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। और ए क्या होता है, तो ए जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से एगो आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई भी आर बाई में 2। दोस्तों ये नया क्वेश्चन है, ये आज तक कभी हमको ये कोई भी किताब में नहीं मिला है, मतलब बोले तो टारगेट में किताब में या जो भी ये बिहार बोर्ड का जो किताब छपता है उसमें नहीं, यानी अभी तक ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में कभी नहीं आया है। तो ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, एम बराबर क्या होता है, लेकिन हम आपको क्लास में ज़रूर करवाए हैं। तो एम बराबर फार्मूला क्या होता है, ई भी आर बाई में 2। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारा जितना कंसेप्ट बता रहे हैं क्वेश्चन सेम टू सेम तो आएंगे नहीं, लेकिन इस पैटर्न से ही क्वेश्चन रहेंगे, यही पैटर्न रहेगा, इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन, जैसे जितना क्वेश्चन बता रहे हैं या फार्मूला बता रहे हैं, इसी फार्मूला पर बस अंक बदल कर दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इस सारी चीज़ों को। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी सीधे धारावाही के तार से ऊर्ध्वाधर रखा गया जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित किया गया है तो इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोला है धारा ऊपर की ओर है, धारा ऊपर की ओर है, बोला है ना, विद्युत धारा ऊपर की ओर है और क्षैतिज प्रक्षेपित में इलेक्ट्रॉन विक्षेपित होगा। और इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे जा रहा है, ऐसे, जिससे मान लो ये धारा ऊपर क्या हो तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, और बोला है ना इलेक्ट्रॉन को इधर किया जाए तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, धारा ऊपर की ओर है, ऐसे घूमेगा ना, तो जो हो हमारा भी क्रॉस बी होगा वो ऊपर की ओर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपित किधर होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा ना, ये है धारा ऊपर है, और तो हमारा ये जो है चुंबकीय क्षेत्र ये होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर है, और जो हमारा जो भी क्रॉस बी होगा ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे है ना, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन है हमारा, एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, वोल्ट मीटर को एमीटर में कैसे, तो समांतर क्रम में, कैसे, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जाएगा तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। अगर कह दे एमीटर को वोल्ट मीटर में, अगर कह दे एमीटर को वोल्ट मीटर में, तो ये जो हमारा दोस्तों जो होगा, ये एमीटर को वोल्ट मीटर में कहेगा तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना होगा तो समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, और अगर एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना होगा तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। तो हमको बदलना है वोल्ट मीटर को एमीटर में, तो क्या होगा, समांतर क्रम में, कहाँ है, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो यह गर्म हो जाती है, क्यों, इसका कारण क्या है। जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला मतलब कि गतिमान कराया जाता है तो यह गर्म हो जाता है। गर्म इसलिए हो जाता है, जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला जब गतिमान कराते हैं तो वहाँ भंवर धारा उत्पन्न होती है, और इस भंवर धारा के कारण ही वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा एकदम नहीं होगा, अगला है दिष्ट धारा नहीं, भंवर धारा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो वहाँ भंवर धारा उत्पन्न होती है, इसीलिए वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 41, करे किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय फ्लक्स U है, प्रवाहित धारा I है, तो समानुपाती होता है। हाँ, आपको यहाँ फार्मूला याद करना होगा। तो दोस्तों फार्मूला होता है U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। U बराबर एल आई हाफ एल आई स्क्वायर। एल क्या है? तो स्वप्रेरण गुणांक। एल क्या है? स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लागू होता है? U समानुपाती आई स्क्वायर, यानी जो ऊर्जा होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी U समानुपाती आई स्क्वायर। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन सारे कॉन्सेप्ट से अगले एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों। हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए कि इससे क्या संबंध है, तो वही होगा U जो समानुपाती होगा L के, ठीक है दोस्तों ना। तो आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है, जब एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 मिली हेनरी है, कितना? 5 मिली हेनरी, यदि इस कुंडली को 2 एम्पियर की धारा से बढ़ाई जाए तो कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो दोस्तों फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। फाई बराबर क्या होता है? एल आई होता है। फाई बराबर एल आई, जहाँ एल क्या है? तो स्वप्रेरण गुणांक, और इसका मान कितना दिया है? 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी, मिली का वैल्यू 10 के पावर माइनस 3, और आई कितना दिया है? तो 2 एम्पियर, तो गुना 2 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 के पावर माइनस 3, यानी कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 2, 10 के पावर माइनस 2। एक मिनट दोस्तों, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? कितना होता है? 2, एल का मान तो दिया है फाई बराबर एल आई। फाई बराबर कितना होता है? फॉर्मूला एल आई, तो एल का तो मान इतना दिया। गड़बड़ गड़बड़, क्या गड़बड़ हो रहा है? फार्मूला फाई बराबर क्या होता है दोस्तों? एल आई होता है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन बाद में बता देंगे, लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 0.01 वेबर होगा। इसी फार्मूला बनेगा फाई बराबर एल आई, ठीक है दोस्तों। इसी फार्मूला, कहीं गलती हम लोग कर रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट बाद में बता दिया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? 43 है, प्रत्यवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग और इसके शिखर माध्य वर्ग का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है आई भी बराबर आई नॉट बाई में रूट 2। तो बोला है मूल माध्य वर्ग और शिखर मान का अनुपात, तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/√2 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 1/√2 हो जाएगा। अगर विभव भी कहे तो विभव में यह भी होता है भी आर एम एस क्या होता है? भी आर एम एस जो होता है V0/√2 होता है। तो सारा कंडीशन, अगर मान लीजिए V0 कहे तो क्या हो जाए? √2 गुना VRMS हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिएगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, आगे का क्वेश्चन है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? एल सी आर का क्या होता है? एल सी आर का क्या होता है? √R² प्लस एल ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। लेकिन हमें एल आर चाहिए ना, तो एल आर को ले लेंगे, सी को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? एल आर के लिए क्या होगा? R² प्लस एल ओमेगा का होल स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको हम अलग बारी से लिख सकते हैं, L² और ओमेगा²। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर, कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण इतना है, I बराबर 60 sin 100πt, तो धारा के मूल माध्य वर्ग क्या होगा? दोस्तों आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। I बराबर क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो हमें बोल रहा है धारा के मूल माध्य मान, यानी हमको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है? IRMS बराबर I नॉट बाई में √2 होता है। तो I नॉट का तो वैल्यू दिया है ना, यहाँ पर कितना दिया है? 60, तो यहाँ पर भर देंगे 60/√2। तो हमारा आंसर जो होगा 60/√2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है कि आगे एग्जाम में आज इसी को चेंज कर दे ऑप्शन को। तो 60/√2 हम क्या करेंगे? ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से, और √2 गुना √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से कटा देंगे, 30 दूनी का 60, यानी 30√2 भी अगर ऑप्शन में रहे तो आप इसी ऑप्शन को टिक कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो क्या होता है? डायनेमो होता है। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक और समझिए, एक होता है प्रेरण कुंडली। प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है ना, बस एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जो ऊर्जा होता है स्थानांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर जो होगा डायनेमो हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच का कलांतर कितना होता है? दोस्तों बोला है अनुनाद में, आपको मालूम होनी चाहिए, हम आपको क्लास में पढ़ाए हैं अनुनाद। आर परिपथ के प्रतिरोध को ही क्या कहा जाता है? अनुनाद कहता है, यानी आर बराबर जेड। आर परिपथ के प्रतिरोध को ही अनुनाद कहा जाता है। और बोला है कलांतर, तो कलांतर कॉस फाई बराबर क्या होता है? आर बाई जेड होता है। तो आर और जेड के भी जगह पर क्या भर देंगे? आर, यानी कॉस फाई बराबर आर बटा में आर, यानी कॉस फाई बराबर 1 हो जाएगा। तो फाई का मान कितना हो जाएगा? तो फाई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 डिग्री ना। कॉस 0 का मान कितना होता है? तो फाई बराबर 0, यानी आर परिपथ बोले या अनुनाद बोले, उसमें धारा और विभवांतर क्या होते हैं? दोनों साथ साथ चलते हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन होगा 0 हो जाएगा। यानी कलांतर कितना होता है दोस्तों? तो 0 होता है। आर परिपथ बोले या अनुनाद बोले, या एक और तरीका और इधर दे सकते हैं, एल ओमेगा जो होता है 1/c ओमेगा के बराबर होता है। ये सारा आर परिपथ का है, अनुनाद का ही है। या बोल सकते हैं ओमेगा जो होता है 1/LC के बराबर होता है। तो ओमेगा बराबर जो है ना 1/√LC के बराबर होता है। ये सारा फार्मूला है 1/√LC। या बोल सकते हैं ओमेगा बराबर, ओमेगा जब और फार्मूला हो सकता है, यानी 2πf बराबर 1/√LC। तो यहाँ पर एफ भी निकाल सकते हैं, आवृत्ति आया हुआ एग्जाम में 2π इंटू अंडर रूट। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। फार्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं हम, ओमेगा बराबर, एक मिनट, एफ बराबर यहाँ जगह है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। एफ का फार्मूला क्या होता है? 2π इंटू अंडर रूट 1/√LC। ये भी फार्मूला आवृत्ति का ये फार्मूला आया हुआ है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ एवं आभासी शक्ति PT और PA का है तो शक्ति गुणांक क्या होगा? दोस्तों शक्ति गुणांक क्या होता है? PT/PA होता है। जैसे कि आपको बता दें, ये जैसे कि मान लो ये क्या है? ये है हमारा आभासी शक्ति, नहीं यथार्थ है। ये क्या है? यथार्थ है। और ये जो है हमारा आभासी है, और ये जो है वास्तविक है। ये क्या है? वास्तविक है। तो जो शक्ति गुणांक यानी cos फाई, अब cos फाई क्या होता है? आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार का हुआ यथार्थ, और ये क्या हुआ? कर्ण का हुआ आभासी, यानी क्या हो जाएगा? PT/PA हो जाएगा। जो हमारा cos फाई जो होगा PT/PA हो जाएगा। T बोले तो ट्रू यानी सत्य, और A बोले तो एवरेज यानी आभासी वाला। तो आंसर क्या होगा? PT/PA हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। प्रत्यवर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा t, शिखर मान दिया है 10 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति दिया है, समय दिया है 1/600 सेकेंड, तो तत्कालीन विद्युत वाहक बल क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं E बराबर E0 साइन ओमेगा t। अच्छा, E निकालना है ना, तो E बराबर E0 का वैल्यू कितना दिया है? यहाँ वोल्टेज कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है। तो 10 साइन ओमेगा, ओमेगा तो वैल्यू दिया ना, तो 1 मिनट, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πn, और टी तो दिया है ना, तो टी ठीक है। आगे बढ़ेंगे इस सभी को फार्मूला के मान, फार्मूला पर सभी जगह बढ़ेंगे फार्मूला हम। तो ध्यान दीजिएगा, E बराबर 10 साइन 2π, और n का मान कितना दिया है? n कितना है? n बोला है आवृत्ति 50 हर्ट्ज, तो 50, और t बोला है 1/600 सेकेंड। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ से 12 5
60 और 2 छके 12, हमें बच गया पाई/6। अब पाई/6 बोले तो 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो 10 गुना 1/2 यानी ई बराबर कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा कितना होगा, 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों इन सारा फार्मूला को याद रखिएगा, ये फार्मूला बनेगा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है दोस्तों ना, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 5 वोल्ट। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। तो धारा का वाटहीन घटक जैसे मान लीजिए ये है हमारा V, ये है V और ये है I और ये है फाई, तो इसके लंबवत में क्या होगा, I साइन फाई, और इधर क्या होगा I कॉस फाई। तो क्या हो जाएगा, लंबवत वाला I साइन फाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन है, व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों का कौन आवृत्ति उपयोग है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किलो हर्ट बहुत कम है, लेकिन हाई जो है जीगा तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये हो सकता है मेगा 16 मेगावाट 10 मेगावाट, लेकिन ये जो है ज़्यादा पार कर जाएगा, तो ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा उसे अवशोषित हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा 10 मेगाहर्ट हो जाएगा। यानी व्योम तरंगों के लिए उपयोग द्वारा कितना, 10 मेगाहर्ट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 है, ईवेचेफ परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण किसके द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो भू तरंग है और पृष्ठीय तरंग ये अवशोषित हो जाती है, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो व्योम तरंगे होंगे, यानी स्पेस वेव होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे हम लोग। 53 है, निम्नलिखित में से किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है। किस धातु का कार्यफलन न्यूनतम होता है। सोडियम दिया है, बेरियम, लोहा, तांबा। तो ध्यान दीजिएगा सबसे ज़्यादा जो होता है तांबा का होता है, कॉपर का होता है, उसके बाद जो होता है ना लोहा का होता है, उसके बाद जो होता है बेरियम का होता है, और उसके बाद जो है ना सोडियम होगा, उसके बाद यानी सोडियम हो जाएगा। यानी सबसे कम किसका होता है, न्यूनतम किसका होता है, सोडियम का। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप 11 क्लास में भी पढ़ के आए हैं, 12 में भी हम पढ़े हैं। प्लांक नियतांक जो होता है जूल इंटू सेकेंड होता है। जूल की बीमा ml² T इन्वर्स 2 और सेकेंड बीमा T, यानी ml² T इन्वर्स होगा। देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। और जान लीजिए प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है, तो 6.63 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड। एक बार का हुआ था ना हमारे एग्जाम में, जूल इंटू सेकेंड न देकर हमारे एग्जाम में दिया था जूल हर्ट्ज इन्वर्स। हमको अभी तक याद है, उस क्वेश्चन को हम ना मार कर रहे थे क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था। तो इसका एक और भी ऑप्शन हो सकता है जूल हर्ट्ज इन्वर्स, क्योंकि सेकेंड है ना, तो 1/2 हर्ट्ज होता है, लेकिन ये सेकंड है तो क्या होगा, हर्ट्ज का इन्वर्स हो जाएगा। तो जूल हर्ट्ज इन्वर्स या जूल हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, जूल सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा की इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप याद पढ़िए, आपके जब पढ़ा रहे थे परमाणु चैप्टर, वहाँ बताए थे कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा के 2 गुना के ऋणात्मक होता है। कितना होता है, 2 गुने के ऋणात्मक होता है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात, तो गतिज ऊर्जा ke और स्थितिज ऊर्जा u, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो अनुपात होता है -1/2 होता है। आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा के 2 गुने के ऋणात्मक होता है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप समझिए, अल्फा, बीटा एंड कैथोड किरण।
अल्फा बीटा और कैथोड किरण ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति के नहीं होते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रकृति के नहीं हैं, नहीं होते हैं। लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रकृति के होते कौन कौन हैं? तो ध्यान दीजिएगा, गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी, दृश्य, औरक्त, और बता दें आपको सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, और रेडियो एंड टीवी, रेडियो एंड टीवी। ये जो सभी है ये क्या है? ये जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति के है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो तीन गो जो है अल्फा बीटा और कैथोड किरण ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति के नहीं होते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा ये होते हैं। कौन कौन? गामा रे, एक्स रे, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, औरक्त प्रकाश, सूक्ष्म तरंग, रेडियो एंड टीवी। तो देखिए इसमें बीटा किरण है, तो बीटा किरण क्या होता है? ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति के नहीं होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट दोस्तों, हमारा कट गया। एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग थे, शायद याद तो ना है, अच्छा देख लिया जाए, शायद 52-53 होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पर थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, सॉरी दोस्तों इसके लिए। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकृति चुंबकीय नहीं है? तो बीटा की नहीं होती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने के क्या कहते हैं? तो जब भी नाभिक बनता है तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग संलयन कहते हैं। जब दो गो अलग अलग मिलकर एक नया बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? संलयन बनते हैं। जिसे ध्यान दीजिएगा, और 1H1 और 1H2 जब मिलता है तो क्या बनता है? 1H1 और 1H3 तो बनता है 2He4, 2He4 प्लस 0 न्यूट्रॉन बनता है और प्लस में एनर्जी मिलता है। और जो एनर्जी मिलता है इसी एनर्जी को क्या कहा जाता है? परमाणु ऊर्जा कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। तो यहाँ से मतलब कि कंपटीशन का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के मिलने से क्या होता है? हमें हीलियम मिलता है। तो दो हाइड्रोजन मिलता है यानी संलयन होता है तो क्या मिलता है? हीलियम मिलता है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? संलयन हो जाएगा, मिलेगा संलयन होगा। आगे का क्वेश्चन है, नाभिकीय के संयोजन और नाभिकों का गठन। फिर दोस्तों वही क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड की गलती है, वहीं पर क्या कि दो क्वेश्चन देते हैं, इसका भी आंसर क्या होगा? संलयन होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध आइंस्टीन वाला जो पढ़े थे हम लोग, E बराबर mc², जहाँ E क्या है? ऊर्जा है, m है द्रव्यमान, c क्या है? प्रकाश का वेग। अब प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? E बराबर mc² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, बोला है एक रेडियो एक्टिव तत्व की और आयु दिया है कितना? 1000 वर्ष दिया है। तो कितने समय बाद तत्व की नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाफ होने में कितना समय लग रहा है? 1000 वर्ष लगा है। फिर हाफ होगा तो हाफ हो जाए तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फिर लगेगा 1000 वर्ष, फिर हाफ हो जाएगा तो कितना होगा? फिर 1000 वर्ष लगेगा। फिर एक बार हाफ होगा तो कितना होगा? 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, आपकी बार कितना हो जाएगा? 16। यानी जो भी हमारा आंसर होगा 10, 20, 30, यानी 30,000 मतलब 40,000 के बाद होगा। यहाँ 3000 वर्ष नहीं, 4000 से बेसी होगा। या यहाँ कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये तो ढेर हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो सकता है मिक्स प्रिंट हो, यहाँ पर 8 न होकर क्या हो? 8 हो, तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए 1/8 रह गया ना, तो 1000, 1000, 1000, टोटल क्या होगा? 3000। तब इसके अनुसार जो है ना ये ऑप्शन होगा।
आप ध्यान दीजिएगा, या डायरेक्ट आप कोई भी कोई क्वेश्चन हो आप एक फार्मूला याद कीजिएगा। फार्मूला जो हम आपको बताए थे, एन बटा एन नॉट बराबर 1/2 के पावर एन, और एन बाई एन नॉट का मान ये गलती मिक्समेंट है 1/8 होगा, तो इसका 1/8 बराबर 1/2 के पावर एन। तो 1/8 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एन का मान कितना आएगा दोस्तों, एन बराबर आया 3, एन का मान 3 आ गया। तो यहाँ पर फार्मूला होता है हाफ टी हाफ बराबर क्या होता है, टी बटा में एन होता है, टी बटा में एन। तो जो टी होगा टी हाफ बाई गुना एन होता है। तो टी हाफ कितना दिया है, 1000 दिया है, और गुना एन का मान 3, यानी जो आंसर आया 3 गुना 1000 यानी 3000 वर्ड्स आएगा, यानी ऑप्शन ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। फार्मूला क्या है, एन बाई एन नॉट बराबर 1/2 के पावर एन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है SR 3888 परमाणु ऊर्जा में प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप ये जानिए, हम लोग पढ़े Z बराबर P बराबर E, तो हम लोग पहले न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस जेड। तो A में से Z घटाते हैं, 88 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा, 50 होगा। इसमें भी 50, इसमें भी 50, इसमें भी 50, 3 गो ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे Z कितना होगा, Z 38 होगा, 38 इसमें भी है, 38 उसमें भी है। तो ध्यान दीजिए Z बराबर P बराबर E, यानी E भी 38 से होनी चाहिए, यानी ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62, बोले एक पीएन जंक्शन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा पीएन जंक्शन में क्या होता है, 2 अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं, 2 अर्धचालक होते हैं। हम पढ़े थे ना हम लोग, 2 अर्धचालक, एक पी टाइप और एक एन टाइप। पी टाइप क्या होता है, तो जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब हम लोग ट्राइवैलेंट मिलाते हैं तो जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिक्त रह जाता है, और उस रिक्त को कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है। और छिद्र जो होता है धनात्मक प्रकृति का होता है। और एन टाइप का होता है, तो जब जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावैलेंट मिलाते हैं, जैसे आर्सेनिक, पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा, आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, मुक्त रह जाता है, और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी पी टाइप में छिद्र की प्रचुरता होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है। यानी क्या होता है, यहाँ पर 2 अर्धचालक होते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का नाम क्या है, रेक्टिफायर, यानी दृष्टिकारी होगा। क्या होगा, दृष्टिकारी होगा। आगे का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, एक पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। ध्यान देना दोस्तों, निवेश दिया है, निवेश आवृत्ति कितना दिया है, 50 दिया है, तो जो निर्गम आवृत्ति जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा, निवेश आवृत्ति की 2 गुना होगा, यानी 2 गुना 50 यानी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूर्ण तरंग दृष्टिकरण है ना, अगर अर्ध तरंग दृष्टिकरण का है तो अर्ध में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस पूर्ण तरंग दृष्टिकरण में जितना दिया होता है उसका 2 गुना हो जाता है, अर्ध तरंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा लॉजिक गेट है उससे क्वेश्चन आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। हम बोल सकते हैं कि हम जो 3 पेज मात्र पढ़े हैं लॉजिक गेट को, उस 3 पेज पढ़ लीजिए, आप कम से कम आपको जो है एग्जाम में 5 नंबर दे सकते हैं। 5 नंबर, 2 नंबर का एगो फिक्स है, और ऑब्जेक्टिव 2-3 को तो आइए जाता है। तो आप लॉजिक गेट को जाइए, पढ़ लीजिए, 5 नंबर आपको एकदम देकर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास गेट 3 होते हैं, एक एंड गेट, एक और गेट, एक नॉर गेट। ये मुख्य रूप से 3 गो होते हैं। एंड में अगर हम नॉट जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, नैंड मिलता है, और हम और में नॉट जोड़ते हैं तो हमें नॉर प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे 5 गो होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बात किया जाए तो कै गो होते हैं, 3 गो। अब ध्यान दीजिए इसके फिगर, एंड जो होता है ना ऐसे डी आकार का होता है, तो एंड जो होता है डी आकार का होता है। और की बात कीजिए तो हल्का सा इसे कर्व होता है, डी का आकार का लेकिन कर्व होता है। ये जो है ये है और गेट होता है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गलती यहाँ पर दोस्तों नॉट गेट होता है। क्या होता है, नॉट गेट। क्या होता है, नॉट गेट होता है। तो
तो नॉट गेट का फिगर कैसा होता है, तो ऐसे त्रिभुज के आकार का होगा, ये त्रिभुज का आकार, ये है नॉट गेट। अब बात कीजिए नैंड गेट कैसा होता है, तो नैंड गेट जो है एंड से ही ना मिलकर बना है, तो पहले आप एंड बनाइए, आप एंड बना लेंगे और यहाँ पर एक क्या कर देंगे, इसका गोल बुलबुला लेकर बना देंगे, तो ये हुआ हमारा नैंड गेट। बस केवल इसमें गोल एगो लगा देंगे, ये नैंड हो जाएगा। आगे है हमारा नॉर गेट, तो पहले और बनाएंगे हल्का सा कर्व डी जैसा, और क्या करेंगे फिर यहाँ पर भी एगो गोल बुलबुला बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर गेट। दोस्तों हो सकता है ना कि आपके एग्जाम में फिगर दे दे, आप पूछे कि आपका कौन सा गेट है, तो डी के आकार का एंड गेट, और डी के आकार का ही लेकिन हल्का कर्व तो और गेट, और नॉट जो होता है त्रिभुज जैसा होता है, और ये हमारा एंड और नॉट को जोड़ेंगे तो नैंड मिलेगा, डी के आकार का ही होगा लेकिन यहाँ पर बुलबुला होगा, और जो हमारा नॉर गेट होगा वो डी के आकार का ही लेकिन कर्व, और यहाँ पर एक बुलबुला होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन, एंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी होता है, एंड गेट में क्या होता है, ए इंटू बी होता है, और में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। और नॉट की बात की जाए तो ए बार होता है, यानी ए का उल्टा होता है। अब आते हैं हम लोग नैंड गेट के भी बारे में चलते हैं, तो एंड गेट से बना है ये, तो पहले एंड गेट लिखेंगे, तो एंड गेट का ए इंटू बी और उसका उल्टा कर देंगे, ऊपर बार लग जाएगा या डंटा लग जाएगा उसका उल्टा। और नॉट के पहले और में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी के ऊपर भी डंटा लगा देंगे, यानी ए प्लस बी के पावर बार हो जाएगा। इस सारे कंसेप्ट समझिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला है नॉट गेट, तो नॉट गेट क्या कहिए, ये वाला होगा, ए प्लस बी के ऊपर बार लग जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन हमारा, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन दोस्तों नीचे है, देखते हैं हम लोग, ए प्लस बी के ऊपर बार। देखिए दोस्तों ए और डी दोनों एक ही ऑप्शन है, ये जो दोस्तों बिहार बोर्ड का गलती है, मिक्स प्रिंट है, यहाँ पर ए प्लस बी के बार, ए प्लस बी के ऊपर बार लगेगा, यानी हमारा ये हो सकता है। अब एग्जामिनर जो भी जाने या ए करे या डी करे, मतलब दोनों में से कोई एगो प्लस होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, बोला है 0110 0101, इन दोनों का योगफल क्या होता है। देखिए दोस्तों 0110 0101 दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ते हैं 1011 101 110 और 001, तो हमारा जो आंसर होगा 1011 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकत्व M के बीच संबंध होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला होता है H बराबर B बाई म्यू नॉट माइनस M, तो यहाँ से हो जाएगा B निकालना है ना, तो B बराबर म्यू नॉट इंटू H प्लस M, H प्लस M वाला कौन सा कंडीशन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा B हो जाएगा। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है। नमन कोण का मान शून्य कहाँ पर होता है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसे ये होता है ना, ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा, तो विषुवत रेखा पर 0 होता है, और यहाँ ध्रुव है, ध्रुव पर मैक्सिमम महत्तम यानी 90 डिग्री होता है, तो बोला है शून्य होता है ना, यानी अक्ष पर होता है, तो हमारा ऑप्शन जो है अक्ष पर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट 69, हम लोग का 70 क्वेश्चन है दोस्तों, हम लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 69, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में द्विध्रुव गुण M के अस्थायी संतुलन के लिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे अस्थायी संतुलन के लिए, तो अस्थायी के लिए थीटा का मान 0 डिग्री होता है, अस्थायी के लिए थीटा का मान 0 डिग्री होता है, तो भरेंगे U बराबर माइनस एम बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो U मिनिमम आ जाएगा ये 1, यानी माइनस एम बी हो जाएगा। ये है अस्थायी संतुलन के लिए, अस्थायी संतुलन पूछा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस एम बी। लेकिन हो सकता है आगे पूछ दे अस्थायी संतुलन के लिए, अस्थायी संतुलन के लिए कितना होता है दोस्तों, तो अस्थायी संतुलन के लिए थीटा का मान 180 डिग्री होता है, यानी U बराबर माइनस एम बी कॉस 180, यानी U जो है कितना हो जाएगा माइनस एम बी, या कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1, यानी U जो होता है एम बी के बराबर। ये दोस्तों गलत, ये जो है मैक्सिमम होगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, यहाँ जो होगा मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो होगा मैक्सिमम होगा, सही थे हम दोस्तों।
यहाँ जो है ठीक है दोस्तों, ये मिनिमम होगा और यहाँ पर जो प्लस आया ये क्या होगा, मैक्सिमम आया। तो हमारा जो है इसका आंसर क्या होगा, माइनस का एम भी हो जाएगा। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग संचार की दिशा होती है तो होती है दोस्तों बी क्रॉस ई। कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, बी क्रॉस ई। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हम लोग यहीं पर अपने समाप्त कर दिए सारा क्वेश्चन। आप देखिए इस क्वेश्चन को, अगर कहीं भी ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा, या पर्सनली जो है क्वेश्चन भेजिए, आपको उस क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।